हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स की जो क्लास है 2022 के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जल्दी स्टूडेंट आपको स्मार्ट क्लास एंड लाइव क्लास मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिए। आपके लिए जो भी हो सकता है वो सब कुछ हम करने की कोशिश करेंगे। 2022 की तैयारी आपको बेस्ट तरीके से कराने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैंने आपको वैद्युत आवेश के बारे में बच्चों बताया था, ठीक है, मूल आवेश के बारे में बताया था। उसके बाद आगे के जो हेडिंग्स है बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें यार तभी समझ में आएंगी जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है बच्चा। तो पहली हेडिंग है आज की, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। हेडिंग डाल लीजिए, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, ठीक है। दोनों ही नाम आप सभी याद रखना। अभी क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वांटाटाइजेशन ऑफ चार्ज और एटमिसिटी, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। देखो, हिंदी के साथ इंग्लिश भी बच्चा उतनी ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको टोटली इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो अभी से जितने भी वर्ड्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, या फिर अदर सब्जेक्ट हो, उनको अंग्रेजी में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है आवेश का क्वांटीकरण कहते किसे हैं। तो बच्चों, जो आवेश होता है ना, उसको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। अभी इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी आवेशित कण है बच्चों, तो उस पर जो आवेश हो सकता है वो प्लस माइनस ई हो सकता है। ई आप जानते हो मूल आवेश होता है। प्लस माइनस 2e हो सकता है, प्लस माइनस 3e हो सकता है, बट इसके भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। तो कोई भी आवेशित कण उस पर आवेश प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, ये तो पॉसिबल है, बट इसकी भिन्न के रूप में कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसी को बच्चा आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहा जाता है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा समझा देता हूं बच्चों। तो यह लिखोगे, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e हो सकता है। ये तो पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। ये है आपकी डेफिनेशन। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण, या परमाणुकता कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा बच्चा। देखो, कोई भी आवेशित कण है, उस पर जो आवेश होगा ना Q, उसका मान प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है, प्लस माइनस 3e हो सकता है, कोमा डैश डैश डैश, आगे कुछ भी हो सकता है। मतलब जो संख्या होती है ना आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके आगे आप ई लगा दो, और मतलब इधर साइड ई लगा दो और इधर साइड प्लस माइनस लगा दो, क्योंकि जो आवेशित कण है उस पर धनावेश भी हो सकता है और बच्चा ऋणावेश भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपने भिन्न भी सुना होगा, फ्रैक्शंस के बारे में सुना होगा, तो आवेशित कण है तो उस पर जो भिन्न होते हैं, जैसे प्लस माइनस e/2 में इसको कर दूं, प्लस माइनस 3e/2 में कर दूं, प्लस माइनस 5e/2 में कर दूं, तो ये जो भिन्न होती है ना, कोमा डैश डैश, आगे और भी हो सकते हैं। इस तरीके से किसी भी आवेशित कण पर बच्चों आवेश नहीं हो सकता है। कोई भी आवेशित कण है उस पर आवेश प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, डैश डैश डैश, ये तो हो सकता है, बट इसकी जो भिन्न होंगी ना, जैसे e/2 हो गया, 3e/2 हो गया, 5e/2 हो गया, ये नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर 2e/2 क्यों नहीं लिया? तो बच्चों अगर मैं 2e/2 करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस e हो गया। अगर मैं 4e/2 करता हूं बच्चों तो 2 दूनी 4, ये 2e हो गया,
ठीक है ना। इसी वजह से 1, 3, 5, 7 ये संख्या ली जाती हैं, ठीक है ना, अगर आप फ्रैक्शंस की बात कर रहे हो तो। ये तो हो गया। अब देखो बच्चों, आप सभी को शायद पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -e। और अगर मैं प्रोटॉन पर आवेश की बात करूंगा, अगर हम प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर आवेश है, सभी बच्चों को पता होगा, उम्मीद करता हूं, +e होता है। और अगर हम जैसे अल्फा कण है, अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण पर आवेश की बात करें, अल्फा कण पर आवेश तो ये होता है बच्चों +2e, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो ना, कोई भी आवेशित कण है बच्चों, तो जो आवेश होगा उस आवेशित कण पर, ठीक है ना, तो वो संख्याओं की फॉर्म में, मतलब जो मूलावेश होता है ना उस टाइप से तो हो सकता है, बट उसकी भिन्न के रूप में नहीं होगा। और ई की वैल्यू बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो, तो ई बराबर होता है बच्चा +-1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है। अल्फा कण पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का दोगुना होता है, बट पॉजिटिव होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है बच्चों। तो आपने यहां पर क्या सीखा कि आवेश को हम अनिश्चित रूप से डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। अगर कोई आवेशित कण है, अगर कोई भी हमारा आवेशित कण है, तो उस पर जो आवेश होगा वो +-e, +-2e, +-3e और डैश आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, बट इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। इस चीज को बच्चों आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है। इसी को हम क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज या एटमिसिटी कहते हैं। और यहां पर विद एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई भी आवेशित कण है उस पर आवेश कितना हो सकता है और कितना नहीं होने वाला है। देखो, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इस चीज को याद रखना है। ये मैंने सिंबल लगा रखा है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप यहां पर बराबर का निशान मत लगा के आ जाना, गलत हो जाएगा। और इधर मैंने आपको चार्ज भी बता दी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगली जो हेडिंग है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम, ठीक है। डाल लीजिए चलो यहीं पर अगली हेडिंग को। थोड़ा सा यहां पर हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और आगे ऊपर मिटा के और पढ़ लेंगे, ठीक है। कूलाम का नियम इंग्लिश में कहते हैं कूलाम्स लॉ। क्या कहते हैं? कूलाम्स लॉ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें यार इसके ऊपर डिपेंडेड भी हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर कूलाम्स लॉ को समझना होगा। देखो, कूलाम का नियम अगर आप समझना चाहते हो तो बच्चों दो बातों को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कूलाम का नियम है ये बिंदु आवेशों के लिए लागू है। जो छोटे छोटे बिंदु के आकार के आवेश होंगे ना, बहुत छोटे जो आवेश होंगे उनके लिए लागू होता है। और दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। तो ये जो कूलाम का नियम है, दो चीजों को ध्यान में रखना अगर हम इसको लागू करना चाहते हैं कि जिन आवेशों की हम लोग बात कर रहे हैं वो दोनों के दोनों बिंदु के आकार के होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए और दोनों के दोनों स्थिर होने चाहिए, तभी हम कूलाम के नियम को लागू वहां पर करा सकते हैं। इन दो चीजों को आप सभी याद रखोगे, ठीक है बच्चों। क्या पहली चीज क्या है कि दोनों के दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए और दोनों के दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, ठीक है। चलो यहां पर हम थोड़ा सा कूलाम के नियम में बच्चों डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो यहां लिखोगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम। तो यहां लिखोगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, और ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों आकर्षण। वैद्युत बल जो है बच्चों देखो आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर समान आवेश हैं तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत आवेश है तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण। तो वैद्युत बल जो है उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा, उन आवेशों के वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, बहुत सारे के आ रहे हैं, ठीक है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल, ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा
इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये भी पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो, रेखा के अनुदिश का मतलब उसी दिशा में अनुदिश होती है। मैं पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये है बच्चों आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको सही तरह समझना भी होगा। देखो, अगर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और उनके बीच अगर हम वैद्युत बल की बात करें, अगर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दो बल हैं हमारे पास दो आवेश हमारे पास बिंदु आवेश हैं बटे। एक पर आवेश है आपका Q1 और दूसरे पर आपका Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है R। क्या है? R है। बात आती है कि इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा। अगर बच्चों मैं बात करूं, देखो अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का। ठीक है, ऐसे करके दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मैं बात की ना, लास्ट में जाके लिखा है कि इस बल की दिशा, देखो बच्चों ये रेखा जो है, ये वाली रेखा इन दोनों आवेशों को मिला रही है और अगर मैं इसी को थोड़ा इधर ले जाऊं या उधर ले जाऊं तो डैश करके पूरी की पूरी एक रेखा बन जाएगी। तो ये जो रेखा है, अब मैंने बोला ना, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उसी दिशा में होती है। तो ये जो बल कार्य करेंगे उसी रेखा पर कार्य करेंगे जो रेखा इन दोनों आवेशों को मिला रही है। तो यही मैंने यहां पर लास्ट में लिखा है कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उसी दिशा में होती है। बात आती है अगर एक पॉजिटिव हो बच्चा और एक नेगेटिव हो। ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा? अट्रैक्शन का, आकर्षण का। मैंने बोला था ना आपसे कि अगर विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है और अगर समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो देखो ये फोर्स जो है कुछ इस टाइप से हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चा कि अगर समान आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है और अगर विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल। ठीक है, विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल और समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उनके बीच बच्चा आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो मैं इसी को थोड़ा सा यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। इसी चीज को जो मैंने यहां पर लिखा है इसको किस टाइप से लिखा जा सकता है, अथवा मैं यहां पर थोड़ी सी एक लाइन अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब वैद्युत बल आपका आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। हमने ये नहीं बोला है कि जो दोनों बिंदु आवेश हैं वो धनावेशित हैं या फिर ऋणावेशित हैं या फिर एक धनावेशित है दूसरा ऋणावेशित है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख लेना जो मैंने बोला है कि माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब समझिए F प्रोपोर्शनल। मैंने क्या बोला समझने का प्रयास करना बच्चा, यहां से थोड़ा पूरा फोकस यहां पर लगा दो। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी टाइप का हो सकता है। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब इसका परिमाण, इस वाले आवेश का परिमाण Q1 हो गया, इसका Q2 हो गया। अब मैंने क्या बोला है ऊपर डेफिनेशन में, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो Q1 इंटू Q2 तभी तो होगा दोनों का गुणनफल। उन आवेशों के परिमाणों के, परिमाण क्या है? Q1 और Q2 है। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो Q1 इंटू Q2 हो गया। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ऐसे करके लिखा हुआ है बच्चा, तो इसको अनुक्रमानुपाती बोला जाता है। बट अगर हमने बट्टे में लिख दिया तो उसको व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल बोला जाता है। बट आगे क्या बोला उसने, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी क्या है? r, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बटे व्युत्क्रमानुपाती की बात कर रहा है, बटे r स्क्वायर होता है। और डायरेक्शन मैंने बताई थी कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उसी दिशा में होती है।
जो देखो कोई ना कोई रेखा इन दोनों को मिला रही है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है कि ये रेखा इन दोनों आवेशों को मिला रही है। तो जो हमारा फोर्स कार्य करेगा वो उसी रेखा पर कार्य करेगा जो रेखा इन आवेशों को मिला रही है। क्लियर सभी को? तो ये बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। कूलम्ब्स लॉ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले आप ऊपर का स्क्रीन पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा देता हूँ बच्चों। उम्मीद करता हूँ वो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, पहला चैप्टर है, अच्छे से आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। और अभी से अगर आप अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है बच्चों, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और बात रही न्यूमेरिकल्स की, तो हम कुमार मित्तल एंड एनसीईआरटी दोनों के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, कुमार मित्तल के थोड़े ज़्यादा से कराएंगे क्योंकि वहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल्स इतने नहीं आते हैं, बट आपके कहने पर उसको करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे कराएंगे और कुमार मित्तल के भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको करा सकें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ तक जो किया है बच्चों। ठीक है, आगे अब इसको सॉल्व करोगे तो F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जहाँ पर हमने k क्या माना बच्चा, एक कॉन्स्टेंट है। जहाँ k क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप इस चिन्ह को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमने k लिया है, k इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बच्चों वायु अथवा निर्वात के लिए यहाँ से थोड़ा समझना, वायु अथवा निर्वात के लिए k की जो वैल्यू है प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। वायु अथवा निर्वात के लिए इस k की जो वैल्यू है बच्चा, k बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है k की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लेना आप, जहाँ एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या है, जहाँ बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम पहली बार सुना हो, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये होता क्या है बच्चा, तो ये होती है वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, एक कांस्टेंट वैल्यू है। वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इसकी वैल्यू आखिर कितनी होती है, इसका यूनिट क्या होता है और इसका विमेय सूत्र क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। क्लियर सभी को? तो यहाँ पर बच्चा हम k को हटाकर इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो मैं ऊपर यहाँ से k हटा दूंगा, इसलिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक सूत्र तो आपको बच्चों ये याद रखना है। ठीक है, जितने भी सूत्र बताऊंगा सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। आगे इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लिखोगे पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए देखो प्रयोग द्वारा इसकी जो वैल्यू बच्चों निकालेगी, तो k का जो वैल्यू है वो निकल के आया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये k की वैल्यू प्रयोग द्वारा ज्ञात की गई है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर पुनः यहाँ पर पुट करने वाला हूँ k की जगह, इसलिए F इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप k को हटाओगे और इस वैल्यू को लगा दोगे 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आपको मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों आपको समझना होगा। ठीक है, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाओगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अगर हम कहें कि जो आवेश हैं अगर ये किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हुए हैं, मतलब वायु अथवा निर्वात में ना होकर किसी परावैद्युत माध्यम में है, तो क्या होने वाला है? देखो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिखने वाला हूँ, यदि आवेश किसी परावैद्युत माध्यम ब्रैकेट में लिख लेना मोम, कागज, कांच, ये हमारे परावैद्युत माध्यम है, और भी होते हैं। ठीक है, यदि आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हों तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो तब इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य करेगा बच्चों, वो मैं आपको बता दूं। देखो इस वैल्यू को मैं लिखने वाला हूं, बट यहां पर थोड़ी सी चेंजेज आ जाएंगी। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं, लेकिन यहां पर K और जुड़ जाएगा आपका, K कैपिटल K, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैं नीचे वाला पोर्शन मिटा देता हूं बच्चों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन कूलम्ब्स लॉ, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से।
देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ चीज़ें अगर एक आध चीज़ें रह जाती हैं ना तो वो हम लोग प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर ने ये हेडिंग नहीं कराई है, ये पॉइंट नहीं कराया है, तो वो हम लोग प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं हर चैप्टर में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, और जो अनइम्पॉर्टेंट होंगी हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस सेट में आपको डिस्कस की जाए। तो यहाँ लिख लेना जहाँ k इज इक्वल टू परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग और यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं k की बात करता हूं तो वायुथोन निर्वात के लिए k का जो वैल्यू बच्चों 1 होता है, याद रखना इस चीज को। और अगर कोई वायुथोन निर्वात को छोड़कर कोई भी अलग परावैद्युत माध्यम है तो उसके लिए k का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और याद रखना, बट एप्सिलॉन नॉट k इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। तो जहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है बच्चों, जहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, वो किसकी है, एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता होती है। और एप्सिलॉन की बात करूंगा तो ये परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। तो ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, इसलिए f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक और सूत्र निकल के आ गया। तो ये सारे सूत्र आप तैयार कर लेना, ठीक है। 4 सूत्र हमने यहाँ पर बना दिए बच्चों, चारों के चारों तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे वायु अथवा निर्वात के लिए, ये भी जरूरी है आपके लिए पॉइंट्स, वायु अथवा, ये इसके बाद है, ठीक है ना, इसके जस्ट बाद आपको ये पॉइंट लिखना है यहाँ पर, वायु अथवा निर्वात के लिए। अगर वायु अथवा निर्वात की बात करता हूँ तो बच्चों k इज इक्वल टू होता है 1। वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान कितना होता है बच्चा, 1 होता है। अन्य परावैद्युत माध्यमों के लिए, वायु अथवा निर्वात को छोड़कर, परावैद्युत माध्यमों के लिए k का जो मान है हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, k इज ग्रेटर देन 1। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप सभी याद रखना बच्चों। वायु अथवा निर्वात के लिए k का वैल्यू जो है वो 1 होता है, और अगर वायु अथवा निर्वात को छोड़कर कोई भी परावैद्युत माध्यम हो बच्चा तो उसके लिए k का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है बच्चा। अभी से हमारे पास ऑडियंस को लेके आओ, तभी मजा आएगा यार पढ़ाने में। आप सभी कहते हो सर वीडियो डेली क्यों नहीं देते हो, तो यार ऑडियंस को तो थोड़ी सी लेके आओ ना। अभी 2-2.5 व्यूज से क्या होता है यार। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा ना। चलिए बच्चों, अगला जो हेडिंग है बच्चों वो है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक व विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, विमीय सूत्र क्या होता है वो हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, और उसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो बहुत सारी हेडिंग्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, और वीडियोज अब आपको बड़ी बड़ी मिलने वाली हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सिलेबस जो पीछे रह गया ना, थोड़ा सा पीछे हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि अभी 2021 वालों के बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए हैं, बच्चे वो कन्फ्यूज्ड हैं, और इधर बोर्ड भी कन्फ्यूज है, आखिर बोर्ड एग्जाम कराए कब जाए। और आप सभी बच्चों घर पे रहना, ठीक है ना, सेफ रहना, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोविड इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना। चलिए अगली हेडिंग है बच्चों एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान व मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान व मात्रक, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी हम लोग देखो फाइंड आउट करेंगे बच्चों बहुत सिंपल तरीके से। अभी बच्चा आपने 2 वैल्यूज पढ़ी थी स्मॉल k की, क्या क्या पढ़ी थी, एक तो आपने पढ़ी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी मैंने पढ़ाई कुछ देर पहले ही। और एक वैल्यू बच्चों आपने पढ़ी थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, अभी पढ़ा था ना आपने। ये दोनों वैल्यूज मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो इसके नीचे आपको 1 मानना है और क्रॉस मल्टीपल कर देना है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1। 1 का 1 में मल्टीपल करोगे 1 ही आने वाला है। हमको मतलब किससे यार, इस एप्सिलॉन नॉट से है, तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे।
तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। यूनिट अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिखोगे क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर आपका कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अरे इसके नीचे लिखोगे तो यार वो ऊपर ही तो पहुँच जाएगा ना। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए इसको आप ऊपर लेके जाइए, ये ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 10⁻⁹9 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, बटे 4 पाई इंटू 9। तो 1 इंटू 10⁻⁹9, 9 चौक 36 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। उसके बाद आप क्या करोगे, इनका आपस में मल्टीपल कर लीजिए, 3.14 इंटू 36। तो 6 चौक 24 का 4, हंस लगा 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 तिया 18 गुणा 3 चौके 12 का 2, हंस लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। तो 4, 8 और 2 10 की 0, हंस लगा 1, 8 × 12 और 13 का 3, हंस लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 113.04। तो 1 इंटू 10⁻⁹9 बटे 113.04। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप 113.04 से 1 को डिवाइड कर सकते हो, तो आप कहोगे सर कैसे डिवाइड करना है, हमको नहीं आता ये डिवाइडेशन। तो यार कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, 1000 से गुणा और 1000 से भाग करूँगा। 1000 से मैं गुणा करता हूँ ऊपर, तो 1000 से गुणा 1 में करोगे तो 1000 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻9 बटे 1000 से मुझे भाग भी करना पड़ेगा, तो 113.04 गुणा 1000। ठीक है, समझ लेना छोटी छोटी जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ। तो 1000 गुणा 10⁻⁹9 बटे 113.04, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻3। और जब इस 10⁻3 को आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर ऊपर जाए कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो 1000 गुणा 10⁻12 बटे 113.04। उम्मीद करता हूँ ये मैंने जो किया बच्चों 1000 से गुणा और 1000 से भाग किया है, इतना तो करना जानते हो, इंटर में पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको 1000 में डिवाइड करना, 1000 को डिवाइड करना है इतने से। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो वैल्यू निकल के आएगी 8.85, करके देख लेना और भी आगे आएगी, गुणा 10⁻12। और हम आगे क्या लेके चल रहे थे इसका यूनिट, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप आसानी से उसको बता सकते हो कि 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। रटना नहीं यार, समझना है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें समझोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों विमीय सूत्र के बारे में कि कैसे आप एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र ज्ञात करोगे। ठीक है, तो लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इंग्लिश में लिख लेना, लिखना चाहते हो तो बच्चों आपने सूत्र क्या पढ़ा, एफ बराबर पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आप जो मात्रक होता है उससे भी बना सकते हो, आप इससे भी बना सकते हो। अब f की जगह एप्सिलॉन नॉट को लेके जाओ और एप्सिलॉन नॉट की जगह f को लेके आओ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई f Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होने वाला है ना। तो अब यार आपको विमीय सूत्र सभी के शायद पता होंगे, इंटर में पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 4 पाई कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है mL/T⁻²। ठीक है, आवेश का क्या होता है AT, इससे पहले ही वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और दूसरा भी है तो इसका भी AT हो जाएगा। दूरी का क्या होता है L, तो L⁻²। ठीक है बच्चा, m को आप ऊपर लेके जाओगे तो m की पावर क्या हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो m पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 पावर होती तो 2 हो जाता। L एक ये रहा, 2 ये रहे, और जब ये ऊपर जाएंगे तो L की पावर -3। ठीक है ना, T की पावर -2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक T ये रहा, एक T ये रहा, तो T की पावर 2 ये रहा और T की पावर 2 नीचे से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा T की पावर 4। एक A ये रहा, एक A ये रहा, तो A की पावर 2। ये है बच्चों एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। और MKS सिस्टम में इसका यूनिट भी लिख सकते हो आप, MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, M का मतलब किलोग्राम, तो किलोग्राम -1, L मीटर की पावर -3,
टी का मतलब सेकेंड, सेकेंड की पावर 4 एंड एम्पियर की पावर 2। ये एम के सिस्टम में इसका यूनिट है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर चीज को पढ़ो, हर चीज को समझो, तभी आपके लिए आगे जाके फायदा होने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट ले लो, हमने सारी ये डिस्कस कर ली एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड कि इसका आंकिक मान कितना होता है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, ये इसका विमेय सूत्र है, और एम के सिस्टम में आखिर इसका यूनिट क्या होता है। तो मैंने सारी चीजों को बता दिया आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर मैं आगे बात करता हूं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों आप सभी के लिए, ये भी जानना। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब 2 हेडिंग्स मैं आज और कराऊंगा, उसके बाद आगे की जो हेडिंग्स हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैंने वीडियो की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी बड़ी कर दी है, जिससे कि आप थोड़े से जल्दी से सारी चीज़ों को कवर कर पाओ। और इन चीज़ों को बेटा आज ही तैयार कर लेना, ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पर तैयारी करते रहो, आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब देखो वैद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। वैद्युत बल के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जान चुके होंगे कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है। उसी तरीके से 2 द्रव्य कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कोई भी 2 द्रव्य कण हैं, उनके बीच जो बल कार्य करेगा बच्चों, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी वस्तु है, अगर आप मैं इस मार्कर की बात करूँ, छोड़ दूँ तो पृथ्वी मतलब धरती पे चला जाएगा, तो पृथ्वी ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया इस पर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब देखो सारी चीजें अगर आप समझोगे तो कुछ भी नहीं इसमें। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लिख लो चलो, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, अब ये भी जरूरी है आपके लिए जानना क्या होता है ये। तो बच्चों समझिए, देखो अगर मैं वैद्युत बल की बात करता हूं तो अभी आपने क्या पढ़ा, एफ ई इज इक्वल टू, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आपने पढ़ा ना भी। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, ये तो हमारा वैद्युत बल हो गया, ये क्या हो गया बच्चा, वैद्युत बल हो गया। ठीक है, ये उसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आपने अगर फर्स्ट ईयर पढ़ रखे हो, फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एफ जी नीचे लगा दीजिए, ये होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। जी क्या है यहाँ पर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको पता होंगी। अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ के आए हो तो नहीं पता होगा। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत बल ये होता है, 2 बिंदु आवेश हैं या 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो वैद्युत बल होता है। उसी तरीके से 2 द्रव्य कणों के बीच जो बल कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमने कंपैरिजन की बात की है कि इन दोनों में आखिर कंपैरिजन क्या होता है। यहां पर देखोगे कि देखोगे तो कंपैरिजन करोगे तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर, और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर ये आवेश हैं, यहाँ पर ये द्रव्य कणों के द्रव्यमान है, डिस्टेंस, मतलब सारी चीजें अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे तो लगभग सेम से दिखाई दे रही है, बट दोनों में अंतर होता है। दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों, मैं यहाँ पर तुलना की बात कर रहा हूँ, कंपेरिजन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इधर लिख लेता हूँ वैद्युत बल को, इलेक्ट्रिक फोर्स को, और यहां पर मैं लिख लेता हूं गुरुत्वाकर्षण बल को। किसको, गुरुत्वाकर्षण बल को। दोनों में थोड़ा सा अंतर भी जान लीजिए, क्या अंतर होता है। पहली चीज, वैद्युत बल हमेशा, वैद्युत बल यहां लिखोगे, वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है।
ठीक है ना। तो वैद्युत बल अगर समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। बट जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो यहां लिखोगे यह केवल आकर्षण का होता है, यह केवल आकर्षण का होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है, और वो जो है वो आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर है। अब बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है, देखो अगर मैं बात करूं, अगर दोनों आवेश जो हैं अगर वो वायु तो निर्वात में हैं तो आपको पता अलग वैल्यू होती है, अगर उसी को हमने परावैद्युत माध्यम में लेकर गए तो वहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बल है वैद्युत बल, ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, बट ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है सभी को। चाहे इसे आप कहीं पर भी लेके जाओ, चाहे परावैद्युत माध्यम में लेके जाओ, वायु निर्वात में रखो, कहीं पर भी रखो, इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, बट ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो बल है वैद्युत बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, बट गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा जो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर दूसरा पॉइंट आप लिख लोगे। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा कि जो वैद्युत बल है ये काफी प्रबल होता है, इसकी तुलना में काफी प्रबल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल काफी दुर्बल होता है। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान लें, तो बच्चों अगर मैं आप खुद करके देखना, देखो नोट पॉइंट डाल लेना यहां पर। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है। मतलब प्रोटॉनों की बात करूं, दो प्रोटॉनों के लिए Fe की जो वैल्यू है, वैद्युत बल का जो मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की पावर 36 गुना होता है, मतलब इतना ज्यादा इससे प्रबल होता है। अब आप कहोगे सर कैसे निकालें, तो देखो इसकी वैल्यू आपको पता है बच्चों 9 × 10⁹ है। अगर मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो प्रोटॉन का यहां पर आवेश रखोगे और डिस्टेंस आपस में कट जाएंगे, तो डिस्टेंस आपको रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान यूज करना है, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻⁻ के लेवल लगानी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और m1 और m2 का मान लगा देना। कैलकुलेशन करोगे तो यही चीज निकल के आ जाएगी जो मैंने वहां पर लिखी है। यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा बच्चों, तो यहां लिखोगे दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो तो प्रोटॉनों की बात होगी, उसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम इस वैल्यू को निकालें तो Fe का जो मान है बच्चों वो Fg की तुलना में 10 की पावर 43 गुना होता है, मतलब और ज्यादा प्रबल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर आप सोच सकते हो, देख सकते हो कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना ज्यादा प्रबल होता है। 10 की पावर 36 यार बहुत ज्यादा होती है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगाना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगाना, प्रोटॉन का आवेश लगाना, इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाना, और कैलकुलेशन करोगे तो आपको यही वैल्यूज दिखाई देंगी बच्चों जो मैंने यहां पर लिखी है। तो आप देख सकते हो कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना ज्यादा प्रबल होता है, प्रोटॉन्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। यहां पर तीनों आपको कंपैरिजन समझ में आ गए होंगे, और ये दोनों सूत्र भी आपको तैयार हो गए होंगे। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर देना। अब हमारी एक और हेडिंग बच्चा रह जाती है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसको और समझ लीजिए। तो आज का हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, और आपको भी सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है थोड़ा सा बच्चों उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना भी जरूरी है। सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, आगे जाके वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ेंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों ये और जान लीजिए। देखो आवेश अथवा आवेशों के निकाय, ठीक है ना, कोई सिंगल आवेश हो सकता है, आवेश हो सकता है, फिर आवेशों का पूरा निकाय हो सकता है, मतलब बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। दोनों चीज पॉसिबल है, आवेश भी हो सकता है और आवेशों का समुदाय भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां लिखोगे किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है।
कॉमा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा सही तरह समझना बच्चों, ये कोई सिंगल आवेश है या फिर आवेशों का पूरा कोई समुदाय है, प्लस 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 की यहां पर अधिकता है, मतलब यहां पर सारे के सारे प्लस भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी होंगे, ठीक है ना। और सेम यहां पर उल्टा हो सकता है, बहुत सारे नेगेटिव हों और कुछ प्लस हों, इस तरीके से। तो इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की तरह होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव की अधिकता ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव की तरह और ये नेगेटिव की तरह बिहेव करने वाला है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के लिए वो समझिए, कोई आवेश है या फिर आवेशों का समुदाय है, मतलब बहुत सारे आवेश हैं वहाँ पर, के चारों ओर का वह क्षेत्र, इनके चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सेम मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगा इसके लिए, इसके भी चारों ओर कोई ना कोई क्षेत्र बना होगा। जैसे आपके घर की एक परिधि होती है, एक सीमा होती है, ठीक है, उसी तरीके से इनके चारों ओर भी एक लेयर बनी होती है, एक क्षेत्र बना होता है। आपने ये प्रैक्टिकल तो नहीं किया होगा, बट मैग्नेट वाला आपने जरूर किया होगा, चुंबक वाला NS। ठीक है, आप अगर कोई दूसरी चुंबक इसके पास लेकर आते हो तो आप देखते हो यहां तक लाने पर कोई भी असर नहीं पड़ा, इसका एक N इधर है, एक S इधर है, यहां तक लाए तो कोई असर नहीं पड़ा। बट आप थोड़ा सा और आगे लेकर गए तो आप देखते हो कि इससे डायरेक्ट चिपक जाती है, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो इनके बीच आकर्षण, एक अट्रैक्शन होता है नहीं होता, तो ये इससे डायरेक्ट चिपक जाती है। इसका मतलब क्या है कि इसके चारों ओर कोई ना कोई एक क्षेत्र बना होगा, कि अगर उस क्षेत्र में कोई भी दूसरा मैग्नेट आता है या फिर लोहे के पार्टिकल्स आते हैं तो वो उससे चिपक जाएंगे या फिर दूर हटने का प्रयास करेंगे, होता है ऐसा। सेम बच्चों यहां पर होने वाला है कि अगर कोई सिंगल आवेश है या फिर आवेशों का कोई समुदाय है, इनके चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है, एक लेयर बनी हुई है, कि अगर उस लेयर में, उस क्षेत्र में कोई भी प्रवेश करेगा या तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, ठीक है, उस समुदाय की ओर या फिर उस आवेश की ओर, या फिर उससे दूर हटने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर बच्चों में पॉजिटिव चार्ज वाला कोई आवेश यहां तक लेकर आया तो मैंने देखा इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, बट मैं थोड़ा सा और आगे लेकर गया तो मैं देखता हूं कि अब ये आवेश आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस आवेश ने अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लिया है, कि अगर कोई दूसरा आवेश इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो या तो वो आकर्षित हो जाएगा, अगर विपरीत आवेश होगा तो, और अदरवाइज वो यहां से प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि इसने अपने चारों ओर एक लेयर बना रखी है, एक क्षेत्र बना रखा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से अब ये दूर हटने का प्रयास करेगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा, अब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर मैं कहूं इसका उल्टा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लेकर आऊं बच्चों, अब यहां तक लेकर गए कोई भी असर नहीं पड़ा, बट हमने देखा कि अगर थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं तो ये इससे चिपक जाता है, इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल कार्य करेगा। सेम बच्चों आवेशों का पूरा समुदाय हो सकता है, तो अगर यहां पर आप नेगेटिव चार्ज लेकर जाते हो तो यहां तक लेकर गए कोई असर नहीं पड़ा, बट थोड़ा सा अगर आप और आगे लेकर गए तो आप देखोगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे चिपक जाएगा, इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस आवेशों के समुदाय के चारों ओर एक लेयर बनी हुई, एक फील्ड बना हुआ, एक क्षेत्र बना हुआ है, कि जिसमें अगर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो या तो वो आकर्षित होगा या फिर वो प्रतिकर्षित होगा। इसी क्षेत्र को, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही बच्चा, इसी क्षेत्र को, इसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो मैंने यही लिखा है कि किसी आवेश, सिंगल आवेश हो सकते हैं अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण, यहां पर आप देख रहे हो अट्रैक्शन बल कार्य करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहां पर आप देख रहे हो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, बल कार्य करता है, तो ऐसे क्षेत्र को ही बच्चा वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वैद्युत बल रेखाओं द्वारा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो धनावेश की अलग वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ऋणावेश की अलग होती हैं। फिर हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में जानेंगे, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे, मतलब बहुत सारी हेडिंग्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।